हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत के श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं खिलजी वंश पर। और कल हमने इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी पर कुछ बातें की थी। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, हमने पूर्व के लेक्चर में खिलजी डायनेस्टी पर चर्चा की थी और इसके संस्थापक जलालुद्दीन के विषय में हमने विस्तार से जानकारी हासिल की थी। हमने इसमें साथ में ये भी देखा था कि इस खिलजी डायनेस्टी का एमर्ज कहाँ से हुआ, अर्थात एक कहाँ से खिलजी डायनेस्टी उभर के सामने आई और इनको खिलजी ही क्यों पुकारा गया। तो हमने कल के लेक्चर में बात कही थी कि अफगानिस्तान में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है हेलमंद। हेलमंद नदी के घाटी प्रदेशों को खलजी कहा जाता था और उस घाटी प्रदेश में रहने वाले लोगों को खिलजी पुकारा गया, क्योंकि जलालुद्दीन के या खिलजी वंश के सुल्तानों के जो पूर्वज थे वो हेलमंद घाटी की में निवास कर रहे थे, इसलिए इन लोगों को भी खिलजी पुकारा गया। तो ये एक बात थी कि खिलजी इनको नाम कहाँ से मिला। तो इनका मूल कारण जो है अफगानिस्तान में बहने वाली हेलमंद नदी घाटी है, जिसे खलजी के नाम से जाना जाता है। उसी से इनका जो है नामकरण खलजी या खिलजी पड़ा। इसके बाद में हमने देखा कि कैसे ये जलालुद्दीन खिलजी एक अल्पवयस्क शासक क्यूमर्स का रीजेंट बनकर के आया। ये बलबन की सेना में सरे बहोदार अर्थात शाही अंगरक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था। इसके बाद में ये कैकुबाद के समय में, कैकुबाद के शासनकाल में ये आरजे मुमालिक के पद पर रहा अर्थात सेना का मंत्री, और बाद में ये सेनापति भी बना। और यही जलालुद्दीन बाद में क्यूमर्स का, शमसुद्दीन क्यूमर्स का रीजेंट बना और शमसुद्दीन क्यूमर्स के रीजेंट के रूप में कार्य करते हुए उसने गद्दी टेक ओवर की। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ इतिहासकार इस पर दोष लगाते हैं कि क्यूमर्स की हत्या इसी ने करवाई। हालांकि कुछ इस तथ्य से सहमत नहीं है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि इतिहासकार क्यूमर्स की हत्या को लेकर के मतैक्य नहीं। आप हमने कल बात की थी कि हम मैप पर हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैप ड्रा कर लेते हैं भारत का, फिर देखते हैं। सपोज करो एक भारत का मैप है और मैंने आपको बताया था कि मान लो कि ये है दिल्ली। दिल्ली और यहाँ ये उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है। इलाहाबाद के पास में ये पड़ता है कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर। और इसके यहीं यहीं आसपास में कहीं पर बदायूं पड़ता है। बदायूं। मैंने आपको कल के लेक्चर में चर्चा की थी कि मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था। एक विद्रोह हुआ था, मलिक छज्जू का विद्रोह। इसका जो वास्तविक नाम है का विद्रोह। ये 1292 की घटना है। 1292। और इसका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम, तो वो किसलू खां था। किसलू खां। इसकी एक पहचान और है कि ये बलबन का भतीजा था। बलबन का
भतीजा था। मैंने आपको बताया कि क्यूमर्स की जब हत्या हो गई तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये सत्ता को टेक ओवर करेगा और किलोखरी जो कैकोबाद के द्वारा बनवाया गया अपूर्ण किला है या महल है, किलोखरी या इसे कूलागढ़ी का महल बोलते हैं, दिल्ली स्थित है, उसी में ये अपना राज्याभिषेक करवाएगा और 70 वर्ष की अवस्था में एक बूढ़ा सुल्तान दिल्ली का शासक बनेगा। जैसे ही ये दिल्ली का शासक बना, क्योंकि ये मलिक छज्जू जो वास्तविक नाम किसलू खां है, बलबन का भतीजा था, ये जब बलबन के समय में, जिस समय में ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बलबन का सरे बहौदार हुआ करता था, शाही अंग रक्षक हुआ करता था, उसी समय से ये मलिक छज्जू कड़ा प्रांत का सामंत था या सूबेदार था। तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया जलालुद्दीन को, क्योंकि मैंने बताया था कि इनकी नस्ल को लेकर के इनको वास्तव में खिलजियों को तुर्को अफगान कहा जाता है और वास्तविक इनका जो इनके पूर्वजों का जो वास्तविक मूल है वो तो तुर्की है, लेकिन हेलमंद नदी की घाटी जिसे खलजी पुकारा जाता था उसमें निवास करने वाले लोगों के रहन सहन, उनके रीति रिवाज वो अफगानों से मिलते थे, इसलिए बाद में उन्हें अफगान समझा जाने लगा। यही कारण है कि ये तुर्को अफगान कहलाया। और इसके बाद में ऐसा नहीं कि दरबार में जो बलबनी गुट था, जो ये रईस थे, तो ये उच्च वर्ग के लोग भी थे, लेकिन इन उच्च वर्ग के सरदारों के बीच से एक निम्न कोटि का सरदार उभर करके सामने आता है और सत्ता टेक ओवर करता है। तो ये बात कुल मिलाकर के हजम नहीं हुई और तब ये मलिक छज्जू जो कड़ा प्रांत का सूबेदार है या सामंत है, ये विद्रोह करेगा और विद्रोह करने के बाद में क्या होगा कि ये सुल्तान मुगीसुद्दीन मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करेगा, उपाधि धारण करेगा। सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करेगा। इसके अलावा अपने सिक्के चलवाएगा और खुतबा पढ़वाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसने जो उपाधि, मलिक छज्जू ने जो उपाधि धारण की थी वो मुगीसुद्दीन की उपाधि, सुल्तान मुगीसुद्दीन कहा था इसने अपने आप को, और अपने ये सिक्के चलवाता है, साथ साथ में एक खुतबा पढ़वाएगा। अब प्रश्न उठता है ये खुतबा क्या होता है? तो खुतबा कुछ और नहीं, एक प्रकार की प्रशंसात्मक रचना होती है, अर्थात उसमें ये अपना नाम पढ़वाएगा। तो ये बाद में इसी विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए अरकली खां, अरकली खां को भेजा जाएगा, को भेजा जाएगा, भेजा जाता है और वह बदायूं के पास, बदायूं के पास हुए युद्ध में, हुए युद्ध में इस मलिक छज्जू को, मलिक छज्जू को पराजित कर देगा, पराजित करता है, पराजित करके सुल्तान के सामने पेश करेगा, सुल्तान के सामने पेश करता है और सुल्तान इसे जो है, सुल्तान इसे माफ कर देगा, सुल्तान इसे माफ कर देगा। इन बिंदुओं पर हमने कल चर्चा की थी
कि सुल्तान मुगीसुद्दीन की बात धारण करके यही मलिक छज्जू जो है, जो जिसका मूल नाम किसलू खां है, ये गद्दी पर बैठेगा, अपने आप को कड़ा में सुल्तान घोषित कर देगा। साथ में ये अपने सिक्के चलवाएगा और खुतबा पढ़वाएगा। और इस विद्रोह को दबाने के लिए मैंने कल बताया था कि जलालुद्दीन ने अपने पुत्र बड़े बेटे अरकली खां को भेजा, और इस अरकली खां के साथ इस मलिक छज्जू का जो युद्ध हुआ है वो यहां पर हुआ है, बदायूं के पास में। इस बदायूं के पास युद्ध हुआ जिसमें मलिक छज्जू पराजित हुआ और इसे बंदी बना करके सुल्तान के सामने पेश किया गया। और जब इसे सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया और इसे माफ कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि इसे माफ करके बोला कि अब भाई अब तुम चले जाओ यहां पर मुल्तान, ये सपोज करो ये जगह है पाकिस्तान में मुल्तान, मुल्तान, तो यहां का इसे गवर्नर बना के भेज दिया। तो ये एक प्रारंभिक विद्रोह था जिस पर चर्चा की। अब चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ी जगह खाली करते हैं। अब इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है कि 1292 में ही ये उत्तर पश्चिम जो हमारा उत्तर पश्चिम में जो सीमा प्रांत है, सीमांत, यहां से मंगोलों के आक्रमण होना शुरू हो गए। तो इसका मतलब 1292 में मंगोल नेता है, मंगोल नेता, और उसका नाम है अब्दुल्ला। तो 1292 में मंगोल नेता अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया गया और इसे विफल कर दिया गया जलालुद्दीन की सेना के द्वारा। जलालुद्दीन सेना के द्वारा जो पहला ये मंगोल आक्रमण था, इसे विफल कर दिया गया। बहुत सारे मंगोल इसमें पराजित हुए और मारे गए। ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि इस 1292 में ये जो मंगोल नेता अब्दुल्ला है, ये मंगोल नेता हलाकू का पौत्र है। यानी ये जो अब्दुल्ला है, ये अब्दुल्ला, ये हलाकू का, एक हलाकू नाम का मंगोल नेता है, हलाकू का पौत्र था, हलाकू का पौत्र है था। तो ये मंगोल नेता जो हलाकू का पौत्र था, ये यहां पर आक्रमण करेगा। इस जलालुद्दीन की सेना के द्वारा इसे जो है पराजित कर दिया जाएगा। बुरी तरीके से पराजित होगा अब्दुल्ला, और बहुत सारे मंगोल इसमें कत्लेआम हो जाएंगे और बहुत से भाग जाएंगे। लेकिन जो कुछ शेष मंगोल यहाँ पर बच गए, उन मंगोलों को बंदी बना लिया जाएगा। और बंदी बनाने के बाद में उन्हें दिल्ली के आसपास मुगलपुरा में इन्हें जो है बसने के आदेश दिया जाएगा। और यही जो बचे हुए मंगोल हैं, यानी ये जो बचे हुए मंगोल, कहने का तात्पर्य यह है कि 1292 में जब अब्दुल्ला ने आक्रमण किया तो अब्दुल्ला बुरी तरीके से पराजित हुआ। यही नहीं, इस पराजय के कारण बहुत से मंगोल जो है उनका कत्लेआम कर दिया गया, बहुत से मंगोल भाग गए। लेकिन जो कुछ शेष मुट्ठी भर मंगोल बच गए थे, उनको यहाँ दिल्ली के आसपास मुगलपुरा में बसने का अधिकार दिया गया। और यही लोग, बचे हुए ही जो ये मंगोल हैं, इन्हें यहाँ पर नए मुसलमान, कुछ किताबों में नौ मुसलमान ऐसे करके लिखते हैं, मुसलमान या न्यू मुस्लिम्स कहा गया। क्या कहा गया? न्यू मुस्लिम्स कहा गया। अब आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो मंगोल नेता अब्दुल्ला के साथ में जो कुछ ये मंगोल यहाँ बच गए थे, उनको यहाँ दिल्ली के आसपास मुगलपुरा में बसने का आदेश दिया गया। और यही बचे हुए मंगोल नौ मुसलमान या नए मुसलमान या न्यू मुस्लिम्स कहलाए। तो एक ये घटना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखिएगा कि जब मलिक छज्जू का विद्रोह बदायूं के पास में दबाया गया,
मलिक छज्जू को पराजित किया गया। इसके बाद में ये वाला जो राजस्थान का इलाका है, यहां पर कहीं पर एक जगह है जिसका नाम है रणथंभौर। रणथंभौर, ये जो रणथंभौर है, जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर जब सेना पहुंच गई तो जलालुद्दीन को ऐसा महसूस हुआ कि बिला वजह, यानी बिना कोई कारण के बहुत ज्यादा रक्तपात हो जाएगा, और वो उसका कहना था कि मैं मुसलमानों का रक्त बहाना वाजिब नहीं समझता हूं, तो बहुत ज्यादा रक्तपात ना हो जाए इसलिए रणथंभौर से इसने अपनी सेना को वापस बुला लिया बिना कोई लड़ाई के। अब इसके बाद में यहां पर ये वाला एक इलाका है, इसे बोला जाता है भिलसा। ये पहले मालवा प्रांत के अंतर्गत आता था, आज की डेट में मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है भिलसा, जिसे हम विदिशा के नाम से भी जानते हैं। तो 1293 में, नोट माय पॉइंट, 1292-93 में जब जलालुद्दीन गद्दी पर बैठा हुआ था, उसी समय इस अलाउद्दीन ने भिलसा पर आक्रमण कर दिया। इसने चंदेरी उज्जैन के मार्ग से होते हुए, उज्जैन के मार्ग से होते हुए भिलसा पर आक्रमण कर दिया। भिलसा पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं कि यह आक्रमण इतना अप्रत्याशित था कि यहां का जो शासक है वो तैयार नहीं था। यहां पर हिंदुओं ने यहां पर बहुत सारे, इस भिलसा की खूबसूरती ये थी कि यहां पर बहुत सारे हिंदू समृद्ध मंदिर हुआ करते थे। भिलसा किस लिए प्रसिद्ध था? भिलसा में समृद्ध हिंदू मंदिर थे। तो जब इसने भिलसा पर आक्रमण किया तो हिंदुओं ने अपनी मूर्तियों को बेतवा नदी के किनारे छुपा दिया, लेकिन इसने, कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उन मूर्तियों को वहां से निकलवा लिया। और एक बदायूनी है, उनकी एक रचना है, बदायूनी की रचना है, बदायूनी की रचना है कि मुंतखाब उत तवारीख। बदायूनी की मुंतखाब उत तवारीख में ये वर्णन है कि अलाउद्दीन वहां से एक बहुत बड़ी हिंदू मूर्ति लेकर के दिल्ली आया और दिल्ली के बदायूं गेट के सामने उसे रखवा दिया गया ताकि आने जाने वालों के द्वारा इसे रौंदा जा सके। तो ये घटना का जिक्र जो मिलता है वो बदायूनी की मुंतखाब उत तवारीख से मिलता है। भिलसा से इसे अलाउद्दीन को अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई और उसने, कहा जाता है कि इस धन संपत्ति जो उसको यहां से धन संपदा मिली थी उसका 1/5 भाग सुल्तान को भेज दिया। इसके बाद में यहां पर, और आप जानते हो कि जब इसने भिलसा जीता था तो ये चंदेरी उज्जैन सबको जीतता हुआ चला था। जिसके मतलब यहीं कहीं पे ये चंदेरी है, ये यहीं कहीं पर चंदेरी, मान लीजिए कि ये पॉइंट चंदेरी रहा होगा और यहीं कहीं पर उज्जैन, ये मध्य प्रदेश वाला इलाका है उज्जैन, इन सबको उसने जीत लिया था। इसके बाद में जब ये भिलसा अभियान कर रहा था, भिलसा पर जब इसने विजय की तो इसको यहां पर दक्कन में एक यादव राजाओं का राजवंश है जिसको बोलते हैं देवगिरी के शासक रामचंद्र। तो यहां पर एक जगह है जिसका नाम है देवगिरी। देवगिरी पर इसने, जो अलाउद्दीन है, अब एक बात यहां पर ये जानना आवश्यक हो जाएगा, जब इसने मलिक छज्जू का विद्रोह दबाया था अरकली खान ने और इस अलाउद्दीन की सहायता से,
तो अलाउद्दीन ने को जो है मलिक छज्जू की जगह पे कड़ा का सूबेदार बना दिया, नहीं सामंत बना दिया गया था, सूबेदार बना दिया गया था। साथ में मलिक छज्जू का सहयोग किया था अवध का नवाब या अवध का शासक, उस समय तत्कालीन शासक जो हुआ करता था अवध का, उसने किया था। तो ये अवध की गवर्नरशिप भी अलाउद्दीन के हाथ में आ चुकी थी। तो अवध की गवर्नरशिप आ चुकी थी अलाउद्दीन के हाथ में। इसके अलावा उसे कड़ा का सामंत यानी सूबेदार बना ही जा चुका था। तो इसने क्या किया कि 1296 की घटना है। 1296 में देवगिरी पर आक्रमण जो उसने किया है, इस बार उसने सुल्तान की परमिशन नहीं ली, बिना सुल्तान की परमिशन से उसने देवगिरी पे, क्योंकि उसने जब ये भिलसा का अभियान किया था तो उसे पता चला था देवगिरी की समृद्धता के विषय में। ये पता चला था कि देवगिरी बहुत ही समृद्ध है, यहाँ पर बहुत ही अपार धन संपदा है। तो इसने 1296 में जब देवगिरी पर आक्रमण किया तो यहाँ पर राजा हुआ करते थे कौन? राजा रामचंद्र देव, यादव वंश है। तो अब है हमारा देवगिरी अभियान, देवगिरी पर आक्रमण 1296 की बात है। यहां पर राजा रामचंद्र देव, ये राजा रामचंद्र देव यहां पर शासक है। और ये राजा रामचंद्र देव जो है ये युद्ध में पराजित होगा और एक अपमानजनक संधि करेगा। अपमानजनक संधि करने में इसे अलाउद्दीन को भी कड़ा मानिकपुर वापस जाने की उसे जल्दी थी, वो भी जल्दी से जल्दी कड़ा मानिकपुर जाना चाहता था। तो इसलिए अलाउद्दीन ने इसके साथ एक अपमानजनक संधि की राजा रामचंद्र देव के साथ में, और उस संधि में इसने हरजाना लिया, क्षतिपूर्ति ली। तो याद रखिएगा उस राजा रामचंद्र देव को जो क्षतिपूर्ति देनी पड़ी है वो जरा इस यहाँ पर वर्णन में कर रहा हूं। इस क्षतिपूर्ति में क्या क्या 600 मन सोना देना पड़ा, 600 मन सोना, 1000 मन चांदी, 7 मन मोती, 2 नीलम हीरे पन्ने, हीरे और पन्ने से जड़ा मड़, और 4000 टुकड़े रेशम एवं अन्य वस्तुएं। ये एक मोटा मोटा खाका है कि जब रामचंद्र देव ने अपमानजनक संधि की अलाउद्दीन के साथ तो उसने क्षतिपूर्ति मांगी, और उस क्षतिपूर्ति के अंतर्गत उसे 600 मन सोना, अगर इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3000 केजी होगा। 3000 केजी सोना, 5000 केजी चांदी, और ये 35 यानी 35 मन मोती, और 2 नीलम हीरे पन्ने से जड़ा हुआ मड़, यानी एक तरीके का ताज या मुकुट जो भी। और इसके अलावा उसको 4000 टुकड़े रेशम एवं अन्य वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई। तो कुल मिलाकर के ये एक पता चल रहा है कि देवगिरी के अभियान के द्वारा अलाउद्दीन को अपार धन संपदा प्राप्त हो चुकी थी। और वो इस अपार धन संपदा को जब प्राप्त हो गई तो उसके अंदर मद आ गया, और उसने अब अपने सगे चाचा और अपने सगे ससुर जलालुद्दीन को जो है दिल्ली की गद्दी से हटाने का प्लान बना लिया। एक भीतरघात करने की कोशिश की, और उसने जब वो कड़ा मानिकपुर पहुंचा, यानी इस देवगिरी से वो पहुंच रहा है कहा? कड़ा मानिकपुर। और कड़ा मानिकपुर पहुंचने पर उसने अपने आप को या कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित करेगा, लेकिन उससे पहले इसने किया एक षड्यंत्र। स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी जगह खाली करते हैं। अब देखिए
जब ये कड़ा मानिकपुर अपार धन संपदा के साथ पहुंचा तो इसकी अब नजर कहां है, तो दिल्ली के तख्त पर, दिल्ली की गद्दी पर इसकी नजर है। तो ये अपने चाचा को बुलाएगा कड़ा मानिकपुर और बोलेगा कि हमने जो अभियान किया है उसमें अपार धन संपदा जो प्राप्त हुई है, मैं उसे आपको सौंपना चाहता हूं और आपका स्वागत करना चाहता हूं। तो इसने कड़ा मानिकपुर में अपने चाचा जलालुद्दीन को बुलाया, और चाचा इसका जो जलालुद्दीन है वो इसे पुत्रवत प्रेम करता है, यानी अपनी औलाद की तरह से इसे चाहता था। तो जैसे ही कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन ने अपने सगे भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को, अली गुरसाफ्स को गले लगाया, तो उसी समय अलाउद्दीन के दो सैनिक, याद रखिएगा यहां पर अलाउद्दीन के दो सैनिक हैं, अलाउद्दीन के दो सैनिक, एक है मोहम्मद सलीम और दूसरा है इख्तियारुद्दीन हूद। तो कहते हैं कि जैसे ही जलालुद्दीन ने अपने भतीजे, अपने दामाद को गले लगाया, उसी समय अलाउद्दीन के इशारे पर मोहम्मद सलीम ने जलालुद्दीन को घायल किया और इख्तियारुद्दीन हूद के द्वारा उसकी हत्या हो गई। यहां पर इख्तियारुद्दीन हूद की हत्या हो, सॉरी, के द्वारा जलालुद्दीन की हत्या हो गई। इसका मतलब है जलालुद्दीन की हत्या हो गई। जलालुद्दीन की जब हत्या हुई तो इस घटना पर, यानी धोखे से जलालुद्दीन को उसके सगे संबंधियों ने, एक ऐसी हत्या थी जिसमें रिश्तों को ताक पे रख दिया गया था। तो इसी घटना से प्रेरित होकर के एक इतिहासकार हैं बर्नी, और बर्नी ने ये, मैंने कहा एक इतिहासकार हैं बर्नी, बर्नी ने क्या कहा कि जलालुद्दीन के गले से रक्त अभी सूखा भी नहीं था और इधर अलाउद्दीन सिरोपा पहन रहा था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि गला, जो जलालुद्दीन की हत्या की गई, तो उस जलालुद्दीन की जब हत्या की गई तो उस जलालुद्दीन के गले से अभी रक्त टपक ही रहा था, इधर ये अलाउद्दीन जो है शाही चंदोबा पहन रहा था। तो ये बर्नी का स्टेटमेंट है कि जलालुद्दीन के की गर्दन से रक्त टपक रहा था और इधर अलाउद्दीन, और इधर जो अलाउद्दीन है वो शाही चंदोबा पहन रहा था, शाही चंदोबा पहन रहा था। शाही चंदोबा का मतलब है ताज, ताज पहन रहा था। तो ये बर्नी का स्टेटमेंट है कि एक रिश्तों को ताक पर रखकर एक सगे भतीजे ने अपने सगे चाचा को, या एक सगे दामाद ने अपने सगे ससुर की निर्मम हत्या कर दी। जबकि ये बहुत ही कोमल हृदय राजा हुआ करता था। जलालुद्दीन बहुत ही कोमल हृदय शासक था, क्योंकि 70 वर्ष की बहुत ही अधिक उम्र में सुल्तान बना था और वो अपने शेष बची हुई जिंदगी को शांतिपूर्वक बिताना चाहता था। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था, और इस अलाउद्दीन के इशारे से इस इख्तियारुद्दीन हूद, इसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। और यहां पर जब हत्या कर दी गई तो इसने कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस दिल्ली में पता चला कि धोखा हुआ, षड्यंत्र के तहत जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन के द्वारा करवा दी गई या कर दी गई, तब यहां पर इस जलालुद्दीन की जो विधवा है, जलालुद्दीन की जो विधवा है, जलालुद्दीन की विधवा ने अपने छोटे बेटे, छोटे बेटे, नाम इनका क्या होगा, तो नाम होगा रुकनुद्दीन,
रुकनुद्दीन जो इब्राहिम है, इब्राहिम, या इसको कादिर खां के नाम से भी जाना जाता है, कादिर खां को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया, दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया, कर दिया। और बड़े बेटे अरकली खां को मुल्तान का गवर्नर, को मुल्तान का शासक नियुक्त कर दिया। हालांकि कुछ इतिहासकारों में इसको लेकर के मतैक्य है। उनका ये कहना है कि जैसे ही अलाउद्दीन के द्वारा जलालुद्दीन की हत्या की गई और उसकी विधवा यानी जो जलालुद्दीन की पत्नी थे, जब उसने अपने छोटे बेटे को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया तो उसका बड़ा बेटा ये अरकली खां ये नाराज हो गया, और ये जब नाराज हो गया तो इसे जो है मुल्तान भेज दिया गया। लेकिन इधर जब अलाउद्दीन क्या करेगा, तो अलाउद्दीन का अब मार्ग कहाँ है, देवगिरी उसको जाना है, कड़ा। अब कड़ा से उसकी यात्रा कहाँ होगी, तो अब ये कड़ा से अलाउद्दीन जाएगा दिल्ली। कहाँ जाएगा, तो इस घटना मतलब ये कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि दोनों भाइयों के बीच ही विवाद हो गया था। खैर कारण कुछ भी रहा हो, अब अलाउद्दीन कहते हैं कि अपने चाचा के कटे हुए सर को भाले की नोक पर लेकर के इस क्रोध से चला कि यहाँ जो दिल्ली में इसकी विधवा बेगम बैठी है वो और उसके पुत्र डर गए और वो सब यहाँ पर भागकर कहाँ आ गए, ये मुल्तान आ जाएंगे। यानी सारे अरकली खां, इसको रुकनुद्दीन इब्राहिम और उसकी मां भाग करके यहाँ मुल्तान आ जाएंगे और एक तरीके से दिल्ली की गद्दी जो है वो खाली हो जाएगी। अब समस्या ये थी अलाउद्दीन के सामने कि अलाउद्दीन ने उस शख्स की हत्या की थी, जलालुद्दीन, जो एक कोमल हृदय राजा था, जिसकी एक गुडविल थी आपके समाज में। तो अब अगर जनता प्रश्न करेगी भाई कि आपने जलालुद्दीन यानी अपने चाचा की हत्या क्यों कर की, क्यों ही की हत्या, तो उस बात का जवाब क्या देगा। तो इसलिए उसने अलाउद्दीन ने क्या किया, क्योंकि उसने भिलसा और देवगिरी के अभियान से अपार धन संपदा पैदा पाई थी। तो जब ये कड़ा मानिकपुर से दिल्ली जाएगा तो रास्ते में जहां जहां सरायों में ये रुकेगा, ये पब्लिक को अंधाधुंध पैसा बांटेगा। बस बोलना कुछ नहीं है, पैसा लो और अपना मुंह बंद रखो, ये वाली पॉलिसी कि आप प्रश्न कुछ नहीं करेंगे, बस पैसा लीजिए। तो इसलिए पूरा मतलब कड़ा मानिकपुर से लेकर के दिल्ली तक ये पैसा ही पैसा बांटता गया और लोगों ने इसका विरोध करना बंद कर दिया। और आकर के दिल्ली की गद्दी पर ये आएगा, और आकर के चूंकि यहां से जलालुद्दीन की जो बेगम है वो और बड़ा लड़का अरकली खां और छोटा लड़का रुकनुद्दीन इब्राहिम, ये इसके डर से, ये बेगम इतनी घबरा गई थी अलाउद्दीन का ये रौद्र रूप देखकर, जब ये अपने चाचा का कटा हुआ सर भाले की नोक पर रख करके ला रहा था, कि ये सब डर के भाग गए और यहां दिल्ली की गद्दी इसके खाली मिली। और कहते हैं कि 22 अक्टूबर, याद रखिएगा डेट होगी ये 22 अक्टूबर की, 22 अक्टूबर 1296 को बलवन बलवन के लाल महल में राज्याभिषेक कराया, इसने राज्याभिषेक कराया। अब अलाउद्दीन क्या करेगा कि 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, अपने आप को सुल्तान घोषित करेगा। और सुल्तान घोषित मतलब ये राज्याभिषेक कहां होगा, तो यहां पर ये पॉइंट है, बलवन द्वारा निर्मित लाल महल में इसने राज्याभिषेक कराया था। जबकि जलालुद्दीन का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कैकुबाद द्वारा निर्मित अपूर्ण महल किलोखरी में हुआ था। तो ये ध्यान देने वाली बात है यहां पर। अब ये जब सुल्तान बना, दिल्ली की गद्दी पर ये सुल्तान बना, तो इसने एक उपाधि धारण की। थोड़ी जगह खाली करते हैं, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब अलाउद्दीन का अब शासन शुरू हो रहा है। अलाउद्दीन
ये 1296 से 1316 तक। इसका जो मूल नाम है, मूल नाम यानी वास्तविक नाम जो है वो क्या है, तो अली गुरशाफ्स। गुरशाफ्स इसका ये मूल नाम है, अली गुरशाफ्स है। पिता का नाम है शहाबुद्दीन मसूद। और इसके अलावा इसने जो उपाधि धारण की, उपाधि, जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो इसकी उपाधि क्या होगी, यामिन उत खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन। अर्थात इसने यामिन उत खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण करके ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यहां पर एक शब्द आ रहा है खिलाफत। कहते हैं कि अलाउद्दीन ऐसा शासक था, ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा की सत्ता को तो स्वीकार किया है, लेकिन उसने खलीफा से अनुमति नहीं ली। यानी उसने खलीफा की सत्ता को तो मानता है कि भाई खलीफा नाम की कोई एक पावर है जिसके अंदर सभी प्रकार की धार्मिक और राजनीतिक शक्तियां निहित हैं, लेकिन उसने अपने शासन में खलीफा की परमिशन नहीं ली, कोई खलीफा से उसने अनुमति लेना उचित नहीं समझा। तो ये उपाधि लेकर के वो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, ध्यान दीजिएगा। और यहां तक कि उसने जब खलीफा से वो नहीं किया तो इसने उलेमा वर्ग को भी साइडलाइन करके रखा हुआ था। यानी वो राजनीति में धर्म को शामिल नहीं करना चाहता था, कहने का मकसद ये है। तो ये 1296 में इसका राज्याभिषेक हो जाएगा। तो राज्याभिषेक कहां होगा, तो बलबन के लाल महल में होगा, दिल्ली में। ठीक है। अब जैसे ही ये गद्दी पर बैठा है तो क्या इसको शांति मिल गई? नहीं गई। अभी इधर से इसी 1297 में 1297 में अब मंगोलों का आक्रमण भी 1292 से जो शुरू हुआ है वो 1306 तक लगातार चलता ही रहेगा। तो 1297 में जो है मंगोलों का फिर से आक्रमण होगा, मंगोल आक्रमण होगा। और कौन आएगा, तो कादर खां मंगोल आएगा, कादर खां मंगोल का आक्रमण। अब इस कादर खां मंगोल के आक्रमण को दबाने के लिए, यानी कादर खां मंगोल का जो आक्रमण है, का आक्रमण विफल करने के लिए, विफल करने के लिए उलुग खां और जफर खां को भेजा जाएगा, जफर खां को भेजा जाएगा। और यहां पर भी कादर खां पराजित होगा, कादर खां पराजित हुआ। इसके अलावा 1299 में 1299 में 1299 में साल्दी, साल्दी आक्रमण करेगा। ये भी मंगोल है। साल्दी का आक्रमण, आक्रमण यानी 1299 में साल्दी का आक्रमण फिर से होगा। 1297 में कादर खान का आक्रमण हुआ। अभी साल्दी का जो आक्रमण होगा, इसका अगला हमारा बिंदु होगा 1200, ये है 1297, 1297 और ये है 1299 में साल्दी, साल्दी भी मंगोल है, का आक्रमण। साल्दी का आक्रमण होगा और इस साल्दी के आक्रमण में ये अलाउद्दीन की तरफ से केवल जफर खां जाएगा, जफर खां को भेजा गया। और जफर खां को जब भेजा गया तो जफर खां ने साल्दी को बुरी तरीके से पराजित हुआ और ये भाग गया। तो
साल्दी पराजित हुआ। इस युद्ध से जफर खां की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि एक बार तो अलाउद्दीन स्वयं घबरा गया और स्वयं वो जफर खां से भय मानने लगा और एक योजना बनाने लगा कि इसे स्लो पॉइजन देकर मार दिया जाए। हालांकि ये बात अलग थी कि बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया था। अभी 1299 में दोबारा फिर आक्रमण होगा। अब इसी 1299 में जो है आक्रमण होगा, किसका होगा? तो अब की बार आएगा कुतलुग खां, सॉरी कुतलुग ख्वाजा, कुतलुग ख्वाजा। ये 2 लाख की सेना लेकर के आएगा, 2 लाख की सेना। 1299 में पहले साउदी आक्रमण करेगा, जफर खां पराजित कर देगा और उसके बाद में ये 1299 में ही कुतलुग ख्वाजा आएगा। इस बार वो 2 लाख की सेना इसलिए लेकर आया है कि बार बार मंगोल पराजित हो रहे हैं। अब इस बार जो है तो 1299 में ही कुतलुग ख्वाजा का आक्रमण 1299 कुतलुग। अब ये 2 लाख की सेना के साथ आया तो इस बार कौन कौन जाएगा? तो इस बार जाएंगे जफर खां प्लस उलुग खां और प्लस स्वयं अलाउद्दीन। कुतलुग ख्वाजा हार जाएगा, कुतलुग ख्वाजा की पराजय होगी, कुतलुग ख्वाजा पराजित होगा। लेकिन यहां पर एक और घटना घटित हो जाएगी कि इस युद्ध में जफर खां की मृत्यु भी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि 1292 से जो मंगोल आक्रमण होने शुरू हुए, वो मंगोल आक्रमण के में जो है 1306 तक बराबर चलते रहेंगे। अभी 1303 में जो है वो तार्की बेग आएगा, फिर 1303 में ही अली बेग आएगा, फिर 1303 में तार्की बेग और अली बेग दोनों आएंगे और उसके बाद में 1306 में जो है कुतुब और इकबाल बंद आएंगे। तो मैं चर्चा को आगे जारी रखूंगा, वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया एक लाइक और आपके द्वारा सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।